गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर। हम लोग इस लेक्चर को डिटेल में चर्चा करेंगे जिससे इस टॉपिक से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूपीएससी मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस सोशियोलॉजी के लिए। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो हमारे लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7054161270। आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, इसको कैग भी कहा जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका जो संविधान में जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैग का पद संवैधानिक है या नहीं, आपका जवाब है यस। दूसरा प्रश्न, कैग का की जो व्याख्या है संविधान में कहाँ है, तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है। दो प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। आप बैकर्स उठाकर देखिए, आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। तीसरा, कैग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूं। कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जो हमारे जितने भी अर्थ से संबंधित मामले होते हैं, किसी भी विभाग के हों, पार्लियामेंट्री हों, उन सभी की संपरीक्षा करता है, उनकी ऑडिटिंग करता है। लेकिन कभी भी जो है जो कैग है वो दांडिक कार्यवाही नहीं करता। दंड देने का अधिकार कैग के पास नहीं है। चूँकि अब हम बहुत 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन के से और आगे एक तरीके से बढ़ चुके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन 2 या 3। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि कैग को क्या और ज़्यादा शक्तिवान बनाया जाए। तो ये सब जो टॉपिक के डिस्कशन हैं ये सब मुख्य परीक्षा के लिए हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है उसमें कहीं से भी कैग को एक तरीके से तीथलेस रखा गया है। वो ऑडिट करके राष्ट्रपति के माध्यम से जो है पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने अपने प्रतिवेदन रखवा देता है और उसके बाद संसद में चर्चा होती है। ये कैग का एक मेन काम है जिसको आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। कैग अक्सर जब प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतवर संस्था है, समझ लो सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ऐसे में लोग तुरंत सोचते हैं कि हाँ ये दंड जरूर देता होगा और गलत कर देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कैग के ओरिजिन पर, थोड़ा सा इसके इतिहास में जान लेते हैं। अगर हम अंबेडकर का नज़रिया जाने तो अंबेडकर जी कैग को एक तरीके से जो है संविधान का आर्थिक प्रहरी या देश के जो है आर्थिक प्रहरी मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके पास जो ताकत है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, सुव्यवस्थित ऑब्जर्वेशन करने की है, उसको ऑडिट करने की है। उसमें चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनकी चाहे संघ शासित प्रदेश हो, वो उनको कॉपरेट करते हैं। वो उनसे ये नहीं कहते कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। लेकिन कई बार कैग पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जैसे कोलगेट मामले में, कोल ब्लॉक आवंटन वाले मामले में, 2G स्पेक्ट्रम मामले में कई बार रिपोर्ट को लीक होते देखा गया। तो सवालिया निशान कैग पर भी हैं। अब हम लोग संवैधानिक सिचुएशन जो है उसको देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 1857 में कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया था। तो किसने किया था? कैनिंग ने किया था। यूपीएससी इस तरीके की एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन वनडे एग्जाम में शायद पूछा गया हो, तो आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, अनुच्छेद 148 में भारत में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये प्रश्न कम से कम 100-200 बार पूछा जा चुका है कि कैग के पद का वर्णन कहाँ है। आर्टिकल 148 में है, आर्टिकल 148 में है, अनुच्छेद 148 में है।
और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते हों चाहे सेवा शर्तें हों, इनकी जो व्याख्या है वो संसद द्वारा की जाती है। आपके यहाँ से 3 प्रश्न निकले। कैग का वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 148 में है। कैग का पद को मतलब जो कैग जो व्यक्ति जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है या उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में कहाँ चर्चा की जाती है? इसकी चर्चा की जाती है पार्लियामेंट में, संसद में। एक अधिनियम है कैग का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, इसे आप याद रखेंगे। 1971 में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति कैग के रूप में नियुक्त होगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा और उसकी आयु वो 65 वर्ष तक अधिकतम अपने पद पर बना रहेगा। इनमें से जो भी पहले आएगा वो उस स्थिति में पद को त्याग देगा और वो राष्ट्रपति को ही अपना पद का त्यागपत्र कर सकता है। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और उनको पद त्याग यदि करना है कैग को तो भी वो राष्ट्रपति को ही करेंगे डायरेक्ट। अब पद मुक्ति के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो हमारे जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, एक शब्द प्रयोग होता रिमूवल, पद त्याग, क्योंकि इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये रिमूवल है, ये 2 बेसिस पर है। एक तो इसकी व्याख्या है आर्टिकल 148(1) में, 148 खंडका में है, और इसके लिए एक है जो है एक तरीके से कदाचार और कार्यसमर्थता, 2 विवरण है, कदाचार और कार्यसमर्थता, 2 बातें हैं। और इनके जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने की प्रक्रिया मैंने जैसा कि आपको अपने पुराने लेक्चर में बताया है वो क्या है कि पहले संसद में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 लोगों द्वारा बहुमत पारित किया जाए, ठीक है। वो रिपोर्ट फिर भेजी जाती है, आपको पता है, कोलेजियम में। उसके बाद फिर उनको जब साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब इनके शपथ के बारे में बात करते हैं, ओथ के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से कैग महोदय शपथ ग्रहण करते हैं और कौन करवाता है। तो राष्ट्रपति इनको शपथ ग्रहण कराते हैं, नियुक्त भी करते हैं, शपथ भी ग्रहण करवाते हैं। और हमारे संविधान की अनुसूची 3 जिसमें लगभग सभी लोगों के शपथ की बात करी गई है, उसमें अनुसूची 3 के तहत ये शपथ ग्रहण करते हैं। और ये जो व्याख्या है आर्टिकल 148 सेक्शन 2 में कही गई है। इतने तक आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। अब वेतन के बारे में बात करते हैं कि वेतन और भत्ते कैसे इनको मिलते होंगे। जैसा मैंने कहा कि संसद इनको तय करता है, इनको फिक्स करता है, लेकिन इनके जो वेतन भत्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। जो कैग का वेतन भत्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है, CJI के समान है। और ये जो संसद है उसकी संचित निधि पर भारित होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो कैग का वेतन भत्ता किसके समान होता है। कैग का वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है, एक बात। दूसरा, ये किस पर भारित होते हैं, मतलब कहाँ से इनको जो है दिया जाता है सैलरी वगैरह। तो संसद की संचित निधि द्वारा इनको दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। और अगर जो है कैग की सेवानिवृत्ति हो जाती है तो वो अपने से नीचे, चूंकि वो केंद्र स्तर का अधिकारी है, तो अपने से नीचे स्तर यानी राज्य स्तर पर किसी भी पद को वो एक्वायर नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी व्याख्या जो है अनुच्छेद 148 में है। ये आर्टिकल से नहीं पूछते यहाँ पर, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। अब आते हैं कैग के कार्य एवं शक्तियों पर। कार्य एवं शक्तियों पर पहला, आर्टिकल 149 बदल चुका है, 148 के बाद 149 में कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है, तो डायरेक्ट आपको ये याद रहना चाहिए। अब इसमें कहा गया है जो कैग है वो राज्य हो, मतलब जो राज्य हैं, जो भी हमारे सारे राज्य हैं वो,
और संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश 8 हैं इस समय, उन सभी के व्ययों, उन सभी के जो व्यय हैं उनकी ऑडिट करता है, ऑडिट करता है यानी संपरीक्षा करता है। ऑडिट करने का मतलब होता है जैसे आपके विभाग को इतना पैसा दिया गया, इतना सरकार को पेमेंट दिया गया, उनसे मतलब है कहाँ किस मद में कितना खर्च किया, बस हमें ये बता दो, कई का मूल काम ये है। हमें तुमने सब में आग लगा दी कि सब लूट लिए, क्या किया क्या नहीं किया, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। सब अच्छे काम में लगाए, क्या किया, बस उन्हें बता दो कि आपने कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च किया है, कहाँ नहीं किया है, कैसे यूज किया है, कैसे नहीं किया है, बस इतना काम है इनका ऑडिट का। उसे क्या करते हैं, आकस्मिक निधि जो जारी होती हैं, जिनको जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उनकी भी संपरीक्षा करते हैं। चूँकि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आकस्मिक निधि हैं वो ऐसी कुछ परिस्थितियों में जारी हो सकती हैं जब फंड खत्म हो गया हो या कोई संकट की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में जारी हो सकती हैं। तो उनकी भी जो ऑडिटिंग का काम है, संपरीक्षा का काम है, वो कैग करेंगे। चूँकि भले ही आकस्मिक निधि हो लेकिन है तो देश की संपत्ति या देश की मुद्रा ना, तो उसको कैसे खर्च करना है, नहीं करना है, उसका विवरण तो जो है कर लेना ही होगा। तो ये कैग महोदय करते हैं। फिर कहा गया है संसद एवं राज्य की जो आय है और जो व्यय है, चाहे संसद हो चाहे राज्य, बेसिकली संसद नहीं, यहाँ पर केंद्र होना चाहिए, केंद्र की आय और व्यय, केंद्र की आय, केंद्र और राज्य की आय और व्यय की भी ऑडिट करता है। तो मैंने बताया जैसा कि चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, सबकी ऑडिटिंग करेगा। आगे कहा गया है संघ यानी केंद्र और राज्यों के विभिन्न विभागों, जो विभिन्न विभाग हैं इनकी भी संपरीक्षा करेगा, विभिन्न विभागों की संपरीक्षा करेगा। यानी कि प्रत्येक विभाग में किस प्रकार से जो है व्ययों का वितरण हो रहा है, कितना किस मद में व्यय हुआ है, वो सब कुछ कैग के दायरे में है। सबकी ऑडिट कैग महोदय करते हैं। आगे बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट कैसे ये प्रस्तुत करते हैं। कैग ऑडिट तो कर देते हैं लेकिन उस ऑडिट की रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए अब इसका वर्णन अनुच्छेद 151 में आ गया है। अनुच्छेद 151 में इसका वर्णन आ गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो संघ के लेखा हैं यानी संघ के जो अकाउंट हैं उनको राष्ट्रपति तथा राज्य के जो लेखा हैं उनको राज्यपाल के समक्ष ऑडिट करेगा। यानी केंद्र के सभी प्रकार के जो व्यय हैं, केंद्र सरकार के सभी प्रकार के व्यय हैं, उनको ऑडिट करने के बाद वो राष्ट्रपति महोदय को दे देंगे और राष्ट्रपति महोदय केंद्र कैग के माध्यम से पार्लियामेंट में उनको रखवा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों के संदर्भ में कैग राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल में उन जो विवरण हैं उनको रखवा देते हैं। और चाहे पार्लियामेंट हो और चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, वहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसका नेता विपक्ष का जो है प्रमुख होता है, वो उसकी फिर परीक्षा करता है। एक तरीके से बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है। थोड़ा सा भी और समझाएंगे। आर्टिकल 150 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 151 आपने जान लिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संपर्क में रखवाएंगे उसको। 150 में कहा गया है संघ एवं राज्यों के प्रतिवेदन राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के समक्ष रखवाएगा। जो भी उनके प्रतिवेदन है संघ और राज्यों के, उनको भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष कैग महोदय रखवाएंगे। अब बात करते हैं नोट पर। कैग पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, ये आप जान लीजिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी और के समक्ष रखवाता है। और स्टेट के मामले में भी वो ऐसे पब्लिक अकाउंट कमेटी को ही देता है। कैग को एक शब्द और इसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। कैसे, अब थोड़ी सी यहाँ स्टोरी सुनिए आप लोग। जैसे मान लो कि विपक्ष, जैसे आपको पता है धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष सभी प्रकार के निर्णय लेता है ना। तो
एक तरीके से वित्त के मामलों में विपक्ष की जो ताकत है वो कमज़ोर है, वो कम है। तो ऐसे में वो उनको कैसे सरकार पर निगरानी बनाए रखें। तो एक बहुत अच्छा ये माध्यम है कि जो लोक लेखा समिति है उसमें विपक्ष का नेता यदि उसका प्रमुख है तो वहाँ पर जब वो अपनी रिपोर्ट रखवाते हैं राष्ट्रपति महोदय संसद के माध्यम से, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में जब वो जाती है तो वहाँ पर जो नेता महोदय हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो कहीं बेहतर तरीके से एग्जामिन कर पाते हैं सरकार की जो सही नीयत है या खराब नीयत है या कैसे उन्होंने व्यय किया है, उसको जनता के समक्ष संसद के माध्यम से वो लेकर आते हैं। तो इससे एक अच्छा सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, आर्थिक मामलों में भ्रष्टाचार नहीं हो पाते, मुद्रा का सही जगह जो है एक्सपेंड होती है, सही जगह खर्च होती है, जिससे राष्ट्र के विकास और उन्नति में सहायता मिलती है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कैग को समझ लिया है, आसान भाषा में समझाया है। इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आपको 148 आर्टिकल याद रखना है, आपको कैनिंग याद रखना है 1857 में, आपको ये याद रखना है कि जो है कैग महोदय करते क्या हैं, इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। बस इतने प्रश्नों में आपका जो है कैग से कभी भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो यूपीएससी में जो प्रश्न हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकली घुमाए जाते हैं, वो कठिन बिल्कुल नहीं होते बेसिकली प्रीलिम्स में। तो उस पर आपको ध्यान रखना है, जरा सा वो चेंज करते हैं, टर्म्स वर्ड्स यूज करते हैं, बस वहीं पर आदमी गलत कर जाता है, कन्फ्यूज कर जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, बहुत आसानी के साथ लेक्चर को करना है। इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।